गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 5 की पूरी एक ही वीडियो में आज हम लोग ख़त्म करेंगे। ये हमारा ईवीएस है, क्लास 1 to 5 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप लोग बिना वीडियो स्किप किए हुए पूरे तरीक़ा से एमसीक्यू को आप सॉल्व करिए। घर बैठे आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, मैं बता दूं आपको, आप 20% आप अध्ययन करें और 80% आप क्या करें, एक तरीक़ा से प्रैक्टिस करें। नहीं, एमसीक्यू फॉर्म में आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है। सिर्फ 80% आप पढ़ रहे हैं और 20% आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए आप 80-20 का फार्मूला लेके चले, आपको एकदम सफलता मिलेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाना शुरू कर दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ताकि आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपका जो है सफलता होने का चांस बढ़ते जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 पर्यावरण, और हम यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 5 का। ये हमारा ईवीएस है। और देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। है पहला क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग बताइए, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग जानते होंगे, सिक्किम जो है हमारा, सिक्किम की राजधानी हुआ कहाँ है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग कहाँ है बताइए आप लोग। दार्जिलिंग बिहार में है, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है। तो दार्जिलिंग हमारा कहाँ है बताइए आप लोग। तो दार्जिलिंग हमारा है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ हमारा है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, तेंजिंग नोरंगो का जन्म कहाँ हुआ था? ये हम आपको बुक में भी पढ़ाए हम हैं। ठीक है, बुक भी आपको हम कक्षा 5th का, आपको ईवीएस का हम बुक भी अपना वीडियो डाले हुए हैं। उसमें हमने पढ़ाया था कि तेंजिंग जो है वह कहाँ का रहने वाला था। वह रहने वाला था तिब्बत का रहने वाला था। ठीक है, चलिए तेंजिंग जो है नोरंगे, ये एवरेस्ट पर चढ़ाई किस वर्ष पूरी की थी? बताइए आप लोग, किस वर्ष ये चढ़ा था एवरेस्ट पर? तो ये हमारा चढ़ा था 1943 में शायद चढ़ा था। हाँ, यही होगा 1943 में। यह जो है 1953 में यह जो है एवरेस्ट की चढ़ाई जो है पूरी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हमें। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? आप बताइए। अब माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। आपको मालूम होगा 8,848 मीटर है हमारा माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? गंगटोक नहीं, गंगटोक जो है किसकी राजधानी है? तो अभी हम बताए थे सिक्किम की राजधानी है। और यह समुद्र सी लेवल से इसका कितना हाइट है, कितनी ऊंचाई पर है, कितना हज़ार फीट पर है? 5,000 फीट, 4,000 फीट, 3,000 फीट, 6,000 फीट? तो आप लोग बताइएगा। ये हमारा 4,000 फीट की ऊंचाई पर है सी लेवल से। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बताइए आप। सिल्क रूट से जाना जाता था, या ग्रैंड ट्रैक रूट से, या ऊपरी मार्ग से, या फिर राजमार्ग से? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? हमारा नाथुला का रास्ता जो है प्राचीन समय में सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमें अध्याय 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, अध्याय 2, अध्याय 2 ये आ गया। अध्याय 2 में हमारा है खेल। अध्याय 2 में क्या हमारा है? खेल है। खेल में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। खेल में लुक्का छिपी का खेल खेले जाने वाला खेल घर के अंदर होता है, या घर के बाहर होता है, या मैदान में होता है? तो आप लोग बताइए। लुक्का छिपी का खेल जो है घर के अंदर हम लोग खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर खेलते हैं, ना कि घर के बाहर खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, लूडो कितने खिलाड़ी होते हैं? लूडो में बताइए आप लोग, लूडो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो लूडो में जो है वह 4 होते हैं या 5 होते हैं? बताइए आप लोग, घर पर लूडो खेलते होंगे। तो लूडो में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? लूडो में हमारा 4 खिलाड़ी होते हैं। मार्शल आर्ट क्या है बताइए? कुश्ती है, लूडो है, युद्ध कला है, या खो खो है? तो मार्शल आर्ट जो है युद्ध कला है। एक नहीं, मार्शल आर्ट क्या है? युद्ध कला है। कुश्ती खेलने वालों को क्या कहा जाता है बताइए? पहलवान कहा जाता है।
गत्का किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये देखिए, ये मैंने पढ़ाया था आपको जब हम एवीएस 5th का हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे गत्का जो है यह सिख धर्म के लिए इस्तेमाल किया गया था। गत्का नहीं, सिख धर्म के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कला है एक गत्का। चलिए अब अध्याय 3 की ओर हम लोग चलते हैं। बीजों का बिखरना। निम्नलिखित में से किसका बीज फटकर या चटकर बिखरता है? बताइए। गेंदा का, अमरूद का, आम का, हरसिंगार का। तो किसका हो जाएगा? हरसिंगार का हो जाएगा, चटक कर। निम्नलिखित में से किसके बीज जो है हवा से उड़कर दूर पहुंच जाते हैं? तो हवा से किसका बीज उड़ जाता है? कपास का उड़ जाता है। निम्नलिखित में से किस फल को हम सभी बीज सहित खा जाते हैं? बताइए आप लोग जल्दी से। बीज सहित क्या चीज़ हम खाते हैं? अमरूद खाते हैं, आम तो नहीं खाते, जामुन भी नहीं, संतरा भी नहीं खाते। किस फल को हम सभी बीज निकाल कर खाते हैं? बताइए। बीज किससे निकालते हैं? आम से निकाल कर खाते हैं ना। आम का भी सीजन भी है, तो आप लोग आम खा भी रहे होंगे। अंतिम क्वेश्चन है अध्याय 2 का, अध्याय 3 का। निम्नलिखित में से किस बीज पशुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं? तो किसका बीज है? किसका है? तो गोखरू का है। किसका है? गोखरू। गोखरू का सीड जो होता है वह जानवरों में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। चलिए अध्याय 4 की ओर आते हैं। मेरा बगीचा है। बबूल और कैक्टस का कहाँ उगने वाले पौधे हैं? आकाश में, मरुभूमि में, जल में, गमला में। तो बबूल और कैक्टस ये हमारा मरुभूमि में उगता है। नहीं, आपको मालूम होगा। चलिए अब आते हैं हमें, ये एक ही क्वेश्चन था इसमें, अध्याय 4 में एक ही प्रश्न था, ठीक है। अब अध्याय 5 की ओर हम लोग चलते हैं। अध्याय 5 में ऐतिहासिक स्मारक के बारे में बताया गया है। चलिए हम जानते हैं, संसार में प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इतिहास का नहीं, एक तरीका से प्रश्न बन रहा है। तो चंद्रगुप्त होगा या नालंदा होगा या पाटलिपुत्रा होगा? ऐतिहासिक विश्वविद्यालय कौन सा है बताइए? तो हमारा नालंदा था, आप लोग को मालूम है नालंदा। और काफ़ी यहाँ पे हॉस्टल वगैरह व्यवस्था था। नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग। देखिए ये भी प्रश्न इतिहास से आ गया। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय का जो है कुमारगुप्त ने किया या महाराणा प्रताप ने या नरसिंह देव ने किया? किसने किया बताइए आप लोग जल्दी से। तो हमारा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का जो है क्या किया था? इसका एक तरीका से शिलान्यास किया था, स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? आप ये बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय के किस वर्ष में स्थापना हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हमारा हो जाएगा 5वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र कहलाता था, क्या कहलाता था? जो पुस्तकालय था, लाइब्रेरी वाला एरिया, उसको क्या कहा था? रत्न रंजक कहा जाता था, धर्मगंज कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो धर्मगंज कहा जाता था, ठीक है। चलिए ये प्रश्न काफ़ी हटके थोड़ा सा है, ये 4 नंबर, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो 3 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन था, 4 नंबर तो उससे भी अच्छा क्वेश्चन था। 5th नंबर में आते हैं। 5th नंबर में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हमारा पटना साहिब हो जाएगा। नहीं, काफ़ी आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अध्याय 6 की ओर हम लोग चलते हैं। अध्याय 6 में हम लोग देखते हैं सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन में हम लोग पहले बात करेंगे, धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं? धान, देखिए अभी धान का सीजन भी चल रहा है, तो आप लोग बताइए धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं? वर्षा में। नहीं, तो अभी वर्षा ऋतु है। चलिए, किस फसल को अधिक जल की ज़रूरत होती है? तो धान की होती है या गेहूँ की होती है या मक्का की या सभी को होती है? तो बताइए आप लोग। तो धान की फसल को सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, पानी की। निम्नलिखित में से किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है? बताइए। सबसे कम किसको होती है? गेहूं को, मक्का को, धान को, अलसी को? तो सबसे कम जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा? अलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलसी हो जाएगा, ठीक है, अलसी। चलिए नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है
इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का साधन है। सिंचाई का साधन नदी भी है, तालाब भी है, नलकूप भी है, तो ये सभी हो जाएंगे। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, बताइए आप लोग। तो यह जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के साधन पानी उपलब्ध हो पाता है। चलिए अध्याय 7 की ओर चलते हम लोग हैं। जितना खाओ उतना पकाओ है, इसमें बात किया गया है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। रोटी को, मुरब्बा को, दाल को, सब्जी को। किसको रख सकते हैं, तो हम लोग मुरब्बा को रख सकते हैं। मुरब्बा आप लोग समझते होंगे, ठीक है, जो भुआ पाक जिसको कहते हैं हम लोग है। चलिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक का संरक्षित नहीं किया जा सकता है, आप बताइए। नमकीन या सब्जी को। सब्जी को लंबे समय तक हम नहीं रख सकते हैं संरक्षित कर कर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भोजन भोजन में कुछ दिनों तक संरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर भोजन को हमको संरक्षित करना हो तो फ्रीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कूलर का नहीं, बल्कि फ्रीज का इस्तेमाल करके हम भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, बासी ताज़ा। तो हमें ताज़ा भोजन खाना चाहिए नहीं, कैसा भोजन खाना चाहिए, हमें ताज़ा भोजन खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए। किस मौसम में भोजन को जल्दी बासी हो जाता है, किस मौसम में, तो गर्मी में हो जाता है। गर्मी का मौसम है तो बहुत जल्दी बासी हो जाता है गर्मी के सीजन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अध्याय 8 की ओर हम लोग चलते हैं। अध्याय 8 हमारा आ गया, रॉस की जंग मलेरिया के संग, ये हमारा अध्याय का नाम है। और यहाँ से हम लोग मलेरिया कैसी बीमारी है ये बताइए आप लोग। लाइलाज है, संक्रामक है या संक्रामक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है। मलेरिया किसे काटने से होती है। मलेरिया आपको मालूम है कि सॉरी कुत्ता नहीं होता है बल्कि मच्छर होता है। नहीं, मच्छर में मादा इन्फ्लुएंजा होता है। रोनाल्ड रॉस को जो है जन्म कहाँ हुआ था। रोनाल्ड रॉस, देखिए ईवीएस एनसीईआरटी में भी इसकी बात की गई है। तो रोनाल्ड रॉस का जो है जन्म हुआ हमारा उत्तराखंड में होता है। कहाँ होता है, उत्तराखंड में। कहाँ होता है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट हमारा है, मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज क्या है। मलेरिया के इलाज के लिए जो है कुनैन का पत्तियां का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। चलिए मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो नर या मादा, नहीं, एन्फ्लुएंजा। तो हम बताए हुए पहले भी थे कि हमारा मादा एन्फ्लुएंजा से जो है मलेरिया फैलता है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था अध्याय 8 का। अब अध्याय 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। अध्याय 9 में है, मैंने नक्शा बनाया, ये है। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं बताइए। 38 ज़िले हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है, ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। अब आपको नक्शा जब तक नहीं मालूम रहेगा बिहार का, तो फिर आप नहीं बता सकते हैं कि वैशाली जिला का पूर्व में कौन सा जिला है, ठीक है। या वैशाली जिला आपका घर है तो आसपास आप वहाँ से उत्तर पूर्व दक्षिण आप निकाल सकते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि वैशाली जिला के पूर्व में जो है कौन सा जिला स्थित है। तो बताइए आप लोग जल्दी से, वैशाली जिला के पूर्व में जो हमारा है वो हमारा समस्तीपुर है, ठीक है, पूर्व में। पश्चिम में कौन सा होगा बताइएगा आप लोग कमेंट में। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताइए, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हमारा पश्चिमी चंपारण है, ये आपको मालूम होगा। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है बताइए जल्दी से आप लोग। शिवहर होगा, नहीं, बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 4 के बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, जहानाबाद के दक्षिण में कौन सा जिला है बताइए आप लोग। जहानाबाद को आप लोकेशन जान रहे होंगे। जहानाबाद के यहाँ पे दक्षिण में पूछा गया है। तो देखिए आपको मैप नक्शा वाला क्लास में आपको देखना होगा, बिहार का नक्शा जिला वगैरह को आपको देख लेना होगा। दक्षिण उत्तर पश्चिम जो है वो दिशा का जो है आसपास जो है उसको जो है देखना होगा। तो जहानाबाद के दक्षिण में जो है वह हमारा जिला पड़ता है गया, जहानाबाद का, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पड़ोसी राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पड़ोसी राज्य है बताइए। नेपाल, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे पड़ोसी राज्य की बात की गई है, तो पड़ोसी राज्य हम देखेंगे, ना कि हम देश देखेंगे। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किससे बिहार की सीमा मिलती है। अब सीमा की बात की गई है तो बताइए आप लोग, भूटान से या चीन से या नेपाल से या बांग्लादेश से। तो बिहार का जो सीमा है वो हमारा
इंटरनेशनल बात करें तो नेपाल से यहाँ पे मिलती है। चलिए अध्याय 10 की ओर अब हम लोग चलते हैं। अध्याय 9 हमारा समाप्त हुआ। अध्याय 10 में हमारी फसलें और हमारा खान पान से प्रश्न मिलेंगे आपको। बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है बताइए आप लोग, खरीफ, रबी या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बरसात अभी चल रहा है तो अभी हम लोग जो है कौन सा फसल लगाएंगे, तो हम लोग अभी खरीफ फसल लगाएंगे। कौन सा फसल लगाएंगे? खरीफ। सर्दी में लगाने जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी कहते हैं या जायद कहते हैं या रबी खरीफ कहते हैं? तो मैंने अभी खरीफ के बारे में बताया कि ये बरसात में होता है, लेकिन अगर हम बात करें सर्दी में, तो सर्दी में जो हमारा हुआ रबी हो जाएगा। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो गर्मी में बताइए आप लोग क्या कहते हैं? तो गर्मी में जायद फसल लगाया जाता है। केला जो है बिहार के किस जिले का मुख्य तौर पर उगाया जाता है? देखिए वैशाली है, केला के लिए बहुत फेमस है, तो इसलिए आप लोग केला खाइए। भागलपुर में उगाई जाने वाली मुख्यतः कौन सी फसल है? आप बताइए, भागलपुर से प्रश्न आ गया। तो भागलपुर में धान जो है काफ़ी अच्छी किस्म की उगाई जाती है। धान जो है भागलपुर में अच्छे किस्म की उगाई जाती है। प्याज बिहार के किस जिले में मुख्यतः फसल है? प्याज, तो प्याज के लिए कौन सा जिला है बिहार का? तो लखीसराय भी है और जमुई भी है, दोनों हो जाएगा। लखीसराय और जमुई दोनों हो जाएगा। चना के लिए बताइए मुख्यतः किस जिले में उगाई जाने वाली फसल है चना? तो चना जो है आपको बताना है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन आपका बांका, मधेपुरा, भागलपुर, पूर्णिया है। तो बताइए जल्दी से आपको। तो मधेपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधेपुरा हो जाएगा, मधेपुरा। चलिए अब हम आते हैं अध्याय नंबर 11 के ऊपर। अध्याय नंबर 11 है जंतु जगत से रिलेटेड, सुरक्षा और संरक्षण से रिलेटेड। मछुआरा अपनी जीविका कैसे चलाता है? तो मछलियाँ बेचकर, आपको मालूम है मछलियाँ मारकर जो है नहीं, ये अपना जीविका चलाता है मछलियाँ बेचकर या मारकर। बिहार के किस जिले में अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभ्यारण्य की बात की गई है तो बेगूसराय में भी है और पश्चिम चंपारण में। तो बताइएगा आप, अभ्यारण्य का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कौन कौन सा अभ्यारण्य है दोनों जिला में। बिश्नोई किस राज्य की एक जनजाति है? बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बिश्नोई। तो बिश्नोई जो है किस राज्य की जनजाति है? ये हमारा राजस्थान की है। चलिए बिश्नोई का अर्थ क्या होता है बताइए। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताएं। बिश्नोई का अर्थ होता है 29। क्या होता है? 29। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? 29। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंगल से विलुप्त हो गया? कौन सा जीव जो है जंगल से विलुप्त हो गया है? हाथी, तेंदुआ, कौवा, शेर। बताइए आप लोग जल्दी से। तो हमारा हो जाएगा तेंदुआ। तेंदुआ जो है वह विलुप्त हो गया है जंगल से। अध्याय 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। मान गए लोहा। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी से आप लोग बताइए। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेत्रहीन लोग किस लिपि से पढ़ते हैं? तो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, ये आपको मालूम होगा। जो बोल नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? जो बोल नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग बताएं। उसको हम मूक कहते हैं। नहीं, बधिर किसको कहते हैं? नहीं, शारीरिक भिन्नता वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जिसको शारीरिक भिन्नताएं होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? शारीरिक भिन्नता वाले को दिव्यांग कहते हैं। नहीं, दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? बताइए आप लोग जल्दी से। ब्रेल लिपि तो लुई ब्रेल ने की थी ब्रेल लिपि की खोज। अध्याय 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब 12 हो गया हमारा। अब 13 पानी और हमसे रिलेटेड है हमारा चैप्टर है। समुद्र का पानी कैसा होता है? तो आपको मालूम है खारा होता है। पृथ्वी का पानी कितना प्रतिशत भाग पर है? जल्दी से आप लोग बताएं। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये हमारा है 71% जो है हमारा पृथ्वी पर जो है क्या है? पानी से घिरा हुआ है। हमारा जो धरती है वह पृथ्वी जो है वह पानी से घिरा हुआ है। हाल ही में वर्षों में बिहार के किस वर्ष भयंकर बाढ़ आई थी? हाल में ही बताइए जल्दी से आप लोग। बिहार में बाढ़ कब आई थी? तो बिहार में 2008 में काफ़ी भयानक बाढ़ आया हुआ था। गंगा का जल स्तर बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? गंगा का जो जल स्तर, कोई नदी का जल स्तर कैसे बढ़ता है? आंधी से, बाढ़ से, तूफान से, सुखाड़ से? बताइए आप लोग। तो ये बाढ़ से होता है। बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक है या कृत्रिम है या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ जो हमारा है वह प्राकृतिक है, ठीक है, ना कि कृत्रिम है। चलिए अब हम आते हैं अध्याय 14 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग हैं। अध्याय 14 हमारा
में जो है 2 प्रश्न है, 3 प्रश्न। सूरज एक काम अनेक, सूर्य के बारे में बात किया गया है। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं, ये आपको मालूम होगा। सौर ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है किस में हम लोग करते हैं? बिजली बनाने में भी, लाइट बनाने में भी और खाना बनाने में भी। तो चलिए इस तरीका से हम लोग तीनों का इस्तेमाल करते हैं, बिजली में भी, लाइट में भी, और उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें आंसर। सौर कुकर का जो है किससे काम करता है? सौर कुकर जो है सौर ऊर्जा से काम करता है। नहीं, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अध्याय 15 में। हमारा जंगल जो है, जंगल से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे आपको। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है, यह जो है संरक्षण का मुख्य रूप क्या है? यहाँ पे क्या चीज का यहाँ संरक्षण किया जाता है? अध्याय 15 में हम लोग हैं, तो बाघ का संरक्षण के लिए हमारा नहीं, वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए, बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं? देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, VVI इसको बना दीजिए कि कौन सा ऐसा गांव है जहां पर बिहार के बेटी हो जाती है तो वहां पे 10 पौधे लगाए जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा धरहरा। धरहरा, धरहरा जो है यह हमारा कहाँ पे पड़ता है बताइएगा आप लोग कमेंट में। मैं बुक में पढ़ाया भी हुआ हूँ अपना चैनल पर। जंगल में लगी आग को क्या कहा जाता है? अग्नि, तूफान, दावानल। क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है जंगल। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से आप लोग। वाल्मीकि जो है वह हमारा बिहार में है, ठीक है। और बिहार में कहाँ है वो भी आप बताइए कमेंट में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में? देखिए ये आ गया ना जिले की बात, तो ये हमारा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। चलिए अब अध्याय 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अध्याय 16 में है, चलो सर्वे करें। हम लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं? बताइए। जंगल से, पेड़ों से। तो पेड़ों से हम लोग लकड़ी प्राप्त करते हैं। किरोसिन का तेल एक अन्य नाम बताइए। किरोसिन के तेल को मिट्टी का तेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीजल से चलने वाली वाहन है? बताइए। डीजल से कौन चलता है? साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ट्रेन। तो हमारा ट्रेन हो जाएगा डीजल से चलने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोल से चलने वाला है? तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल से हमारा कौन चलेगा बताइए? रिक्शा, बैलगाड़ी, ट्रक। तो यहाँ पे ट्रक दे दिया है आंसर में। ट्रक हालांकि पेट्रोल से नहीं, वो डीजल से ही चलता है। नहीं, चलिए, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार वही हो जाएगा। 5th नंबर श्वसन के लिए उपयोगी है। श्वसन के लिए क्या उपयोगी है बताइए? ऑक्सीजन। नहीं, हमारा ऑक्सीजन जो है श्वसन के लिए उपयोगी है। खाना बनाने के लिए सिलेंडर गैस भाड़ा क्या होता है? खाना बनाने वाला सिलेंडर जो गैस होता है उसमें कौन सा गैस होता है? CNG होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, या और कुछ होता है? तो ये हमारा गैस होता है, ठीक है। और गैस में भी जो है CNG होता है या फिर डीजल होता है। चलिए, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का निशान किस रंग का होता है? बताइए। ये हमारा रुकने का जो निशान होता है वो लाल होता है, ये आपको मालूम होगा। अब हम अध्याय 17 की ओर चलते हैं। अध्याय 17 में है रामू काका की दुकान। तो दुकान में क्या क्या बिकता है? देखिए, पलंग बनाने के लिए सर्वोत्तम लकड़ी कौन सा होता है? बताइए जल्दी से आप लोग। पलंग के लिए बेस्ट लकड़ी कौन सा आप लोग चूज करेंगे? तो हमारा सागवान हो जाएगा। लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लकड़ी के सामान बनाने वालों को बढ़ई कहा जाता है। नहीं, चलिए, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ई एक औजार है? बढ़ई का एक औजार है। तो कुल्हाड़ी, कलम, आरी, सुई क्या है? तो इसका हो जाएगा आरी, जो है इसका औजार है, आरी। चलिए, अध्याय 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आवास घर से रिलेटेड है। इसमें हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। आवास का अर्थ क्या होता है? घर होता है, आपको मालूम ही होगा। जहाँ हम रहते हैं, आवास हमें कैसा अनुभव कराता है? निजता या अजनबी या सहज या पर्यापन। नहीं, तो ये हमारा क्या कराता है? एक तरीका से ये हमारा निजता को बचाता है, प्राइवेसी को ढकता है। कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। पथरीली या बंजर कैसा होना चाहिए? तो कृषि योग्य उपजाऊ होनी चाहिए। लोग त्यौहार कहाँ मनाना पसंद करते हैं? लोग त्यौहार जो है वो होटल में या घर में या छत पर या मैदान में कहाँ मनाना चाहते हैं? तो लोग जो है या घर में ही त्यौहार मनाना चाहते हैं, होटल में नहीं। कम्युनिटी हॉल का अर्थ क्या होता है? बताइए आप लोग। कम्युनिटी हॉल का अर्थ होता है हमारा सामुदायिक भवन। चलिए, अध्याय 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तरह तरह के व्यवसाय। कपड़े के बनाने का काम कौन करता है? तो कपड़े का बनाने का काम राजमिस्त्री करता है, या चित्रकार, या डॉक्टर, या बुनकर? तो कपड़े का बनाने के लिए जो हमारा बुनकर काम करता है,
हमारा घर कौन बनाता है? तो राजमिस्त्री बनाता है। मोची क्या करता है? लोहार क्या करता है? बताइए आप लोग। हमारे लिए फसल अनाज कौन उपजाता है? तो हमारे लिए फसल किसान उपजाता है। चलिए, अध्याय 19 के में चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग हैं। हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है? तो हमें शिक्षा शिक्षक प्रदान करते हैं। हम लोग शिक्षक ही बनेंगे तो शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चे को विद्यालय में। हमारे लिए पत्र कौन लाता है? तो हमारे लिए पत्र डाकिया लाता है। नहीं, पत्र अब तो पोस्टमैन ही लाता है अभी भी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के लिए हम किसके पास जाते हैं? तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब हमको बीमार पड़ते हैं। तो मिट्टी के बर्तन बनाने, उसे पकाने के लिए, सुखाने के लिए कौन काम करता है? तो कुम्हार का काम होता है मिट्टी के बर्तन सुखाने का। अध्याय 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, रायपुर वाले चाचा दादी। अब हमारा मात्र एक अध्याय और है, बस ये लास्ट ही है, 21 के बाद समाप्त हो जाएगा। रायपुर वाले चाचा की दादी की कहानी है। दादाजी के पिताजी हमारे क्या होंगे? बताइए, ये रिलेशन से है, हमारा क्वेश्चन है। दादाजी के पिताजी हमारे क्या होंगे? तो बताइए जल्दी से। हमारे पिता जो है पापा होंगे। शादी किनके बीच होती है? एक लड़का एक लड़की के बीच होती है, या एक लड़का के बीच, या लड़की लड़की से, या इनमें से कोई नहीं। तो शादी जो है एक लड़का और एक लड़की के बीच होता है, एक लड़का और लड़की के बीच होता है। चलिए, चाचा की पत्नी हमारी क्या होगी? चाचा की पत्नी हमारी क्या होगी? चाची होगी, मालूम ही आपको। बंगाल में शुभ कार्यों के लिए समय कैसी ध्वनि जो है करने की प्रथा है? बंगाल में देखते होंगे कोई भी शुभ कार्य होता है, बंगाली भाषा, लोग बंगाली के यहाँ, तो वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल उस समय करते हैं? नहीं, टर 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 करते हैं, नहीं, एक तरीका से टन टन काव काव नहीं करते, टर टर करते हैं। नहीं, बंगाल में शुभ कार्यों के लिए एक तरीका से टर्टर का आवाज निकाला जाता है। शादी जो है, विवाह एवं पूजन किसकी ध्वनि करने की प्रथा होती है शादी ब्याह में? तो शादी ब्याह में आप लोग को मालूम है शंख वगैरह की प्रथा जो है, नहीं, पूजन किसकी ध्वनि करने की प्रथा होती है शादी ब्याह में? तो ध्वनि जो है उस समय, नहीं, प्रथा होती है शादी ब्याह में पूजन के समय शंख नाद होता है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि टन नहीं हो, टन यहाँ लिखा हुआ है, टन शायद होता होगा, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है अध्याय 20 का। वह हमारा फोटो खींचने वाले को क्या कहा जाता है? तो फोटोग्राफर कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न नहीं था, उतना आसान था। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। जिस परिवार में केवल दादा दादी, माँ और पिता और 2 बच्चे होते हैं, वह पिता क्या कहलाता है? बड़ा परिवार, मिश्रित परिवार? तो ये हमारा क्या कहलाता है? मिश्रित परिवार या छोटा परिवार। नहीं, 2 बच्चा रहेगा तो क्या कहलाएगा? एक तरीका से एक हो जाएगा, छोटा परिवार ही कहलाता है। नहीं, क्या कहलाता है? छोटा परिवार ही कहलाता है। चलिए, अब हम आते हैं अंतिम अध्याय, हमारा है 21। नहीं, और ये इसके बाद हम 5th का ईवीएस खत्म कर देंगे। लक्की जब बीमार पड़ा, ये अंतिम अध्याय है। मलेरिया का पता कैसे चलता है? खून की जांच होता है, आपको मालूम ही है। जो रोग एक व्यक्ति को दूसरे में फैलाता है वह रोग क्या कहलाता है? संक्रामक, कुपोषित या असंक्रामक? तो ये हमारा संक्रामक कहलाता है। नहीं, मच्छर का काटने वाला होने वाला बीमारी जो है हमारा चिकनगुनिया या मलेरिया या डेंगू या क्या होता है? बताइए आप लोग जल्दी से। तो मच्छर के काटने से सारा बीमारी यहाँ पे होता है। मलेरिया भी, डेंगू और चिकनगुनिया भी उसी से फैलता है, मच्छर से ही। मलेरिया का कारण क्या होता है? मलेरिया का कारण जो है मच्छर भी हो सकता है, दूषित भोजन भी हो सकता है, दूषित जल भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन में। सोने से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए? हमें सोने से पहले जो है मच्छरदानी वगैरह लगा लेना चाहिए, नहीं, ताकि मलेरिया वगैरह ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक बीमारी है? बताइए। तो निम्नलिखित में से संक्रामक खुजली है हमारा, खुजली जो है फैलता है। ठीक है, एक जगह से, वायरल नहीं, टचेबल डिजीज है एक तरीका से। तो ये हमारा अध्याय जो है 21 था, और इसके बाद हम लोग ईवीएस जो है अब हम समाप्त कर दिए। ठीक है, तो ईवीएस हमारा 5th का आज हम लोग समाप्त कर दिए, 4 का भी हमने ईवीएस समाप्त कर दिया। तो क्लास 4 और 5th का ईवीएस हम लोग जो है समाप्त कर दिए। तो आई होप दोस्तों आपको कैसा लगा वो वीडियो। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट चलेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट की तरफ। ठीक है, इस हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग किरण का करेंगे, उसके बाद हम लोग रुक्मणी का भी करेंगे, फिर और भी सर का करेंगे, और भी कई सारे प्रकाशन का हम लोग करेंगे। 3-4 प्रकाशन का हम लोग कर लेंगे जल्दी जल्दी।